बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जॉफ्राई चौसर के कैंटरबरी टेल्स के बारे में। और तो हमें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि जॉफ्राई चौसर कौन थे और प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में क्या बताया गया है। जॉफ्राई चौसर 1340 में पैदा हुए थे और 1400 में उनकी डेथ हुई है। लंदन में पैदा हुए हैं और वो जॉन चौसर के बेटे हैं, जो एक विंटनर हैं, मर्चेंट वाइन मर्चेंट हैं। और ये थेम्स रिवर के थेम्स स्टेट में रहते हैं, जो कि एक स्मॉल स्टेट है। और उनकी सर्विस जो है वो किंग एडवर्ड III के पास वो एम्प्लॉयड हैं। और उनके फादर के अच्छे ताल्लुकात की वजह से, रॉयल फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से जॉफ्राई चौसर को एक्सेस मिलता है कोर्ट में। 1357 में जॉफ्राई चौसर अपीयर होते हैं एज अ पेज, PAGE पेज, जिसका मतलब है एक बॉय को या किसी मेल को ट्रेंड किया जाता है टू बिकम अ नाइट इन मिडिल एजेस। वो एक लेडी एलिज़ाबेथ, वाइफ ऑफ लायोनेल ड्यूक ऑफ क्लैरेंस के पास एज वो पेज के तौर पे अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि उनको कौन कौन से टाइटल्स दिए गए थे जॉफ्राई चौसर को। जॉफ्राई चौसर को के बारे में बोला जाता है कि ही इज़ अ मॉर्निंग स्टार ऑफ पोइट्री और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो कितने बड़े बड़े टाइटल्स हैं। उसके बाद इनको बोला जाता है कि ही इज़ मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा और फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, और रेनेसा का मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा इसलिए बोला जाता है कि वो 14th सेंचुरी जिसमें जॉफ्राई चौसर ने अपना जो है वो पोइटिक वर्क्स लिखे थे, उसी वो पीरियड कहा जाता है रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ लर्निंग का। तो इंग्लैंड में 14th सेंचुरी में रेनेसा आई थी और इसीलिए इसी को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। एज ऑफ जॉफ्राई चौसर रफली कवर्स एंटायर 14th सेंचुरी, तकरीबन पूरी सेंचुरी। 14th सेंचुरी जब जॉफ्राई चौसर की डेथ होती है तो वो 14th सेंचुरी और उस पीरियड की भी और जो है जॉफ्राई चौसर की एज की भी एंड हो जाती है। उसके बाद 15th सेंचुरी स्टार्ट होती है, जो कि एक बैरन पीरियड होता है और उसमें कोई भी लिटरेरी प्रोडक्शन नहीं होती। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में बेसिकली बताया गया है कि ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें नेशनल लाइफ ऑफ इंग्लैंड को बयान किया गया है। कैंटरबरी टेल्स बेस्ड है बोकेशियो की डी कैमरॉन पे, जो कि जॉफ्राई चौसर ने उसको एक एज अ मॉडल लिया था, क्योंकि वो इंस्पायर हुए थे बोकेशियो की डी कैमरॉन। एक स्टोरी है जिसमें बताया गया है डी कैमरॉन, जो कि इटालियन राइटर एंड पोइट हैं, उसमें उन्होंने ये है कि एक स्टोरी में बताया गया कि एक प्लेग है जो कि फ्लोरेंस की जगह पे इटली में है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन और तबाही फैल रही है, दिन ब दिन लोग मर रहे हैं, जिस तरह की कोरोना वायरस की सिचुएशन में हम फेस कर रहे होते हैं इस वक्त, बल्कि उससे भी वर्स सिचुएशन है। बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है उसकी वजह से। 7 वुमेन होती हैं जो कि ग्रुप जाता है एक चर्च में और वहाँ बैठ के ये डिसाइड करती हैं कि वो किस तरह से एक सिटी को, फ्लोरेंस को लीव करके कुछ दिनों के लिए आउटसाइड फ्लोरेंस जा रही होती हैं एक पैलेस में, और वो 3 मेल कंपेनियंस को अपने साथ ले जाएंगी, जहाँ पे वो जाके अपनी जो है हर एक दिन डिसाइड करती हैं कि स्टोरी बताएंगे। ठीक है, इस तरह से वो 10 मेंबर्स जो 10 दिन वहाँ स्टे करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द 4 डेज़ जो कि वो टोटली डिवोट करेंगे अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, अपनी प्रे वगैरह में। तो बाकी जो 10 दिन में हर एक मेंबर एक एक स्टोरी बताएंगे, तो इस तरह 10 दिनों में वो 100 स्टोरीज़ बन जाती हैं। तो वो 100 स्टोरीज़ का एक कलेक्शन है जो डी कैमरॉन ने लिखा है। वो डिफरेंट स्टोरीज़ है, वहाँ से इंस्पायर होके जॉफ्राई चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखने का सोचा। उसके बाद फिर जॉफ्राई चौसर जो है उसमें वो टेबार्ड इन का जिक्र करते हैं कि टेबार्ड इन जो में ये सारे मेंबर्स जो होते हैं पिलग्रिम्स इकट्ठे होते हैं और वहाँ से उनको नेक्स्ट डे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती है। जर्नी कहाँ स्टार्ट करनी होती है, वो सेंट बैकेट एक बुज़ुर्ग होते हैं सेंट बैकेट के नाम से,
उनकी श्राइन पे वो जाएंगे। सेंट बैकेट का मैं थोड़ा सा यहाँ हवाला बताऊँ कि वो सेंट बैकेट जो है 1119 में पैदा हुए थे और 1170 में उनका मर्डर हुआ था। ये एक सेंट थे थेम्स ऑफ कैंटरबरी, सेंट थेम्स ऑफ कैंटरबरी के थे और ये आर्क बिशॉप थे, जो कि एक रिलीजियस पर्सनालिटी होती हैं, एक बहुत डिग्निटरी एंड रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे थे। 1162 से ये एक पोजीशन पे थे जिसे आर्क बिशॉप बताया मैंने, और 1170 में इनका मर्डर हुआ था। उसके बाद ही इज़ एडमायर्ड प्रोफाउंडली एज अ सेंट एंड मार्टर, शहीद हुए थे। और उनको ये फिर उनके रोमन कैथोलिक्स और एंग्लिकन कम्युनियंस उनको बहुत रिस्पेक्टफुली ऑनर करते हैं। और वो जितने भी मेंबर्स होते हैं 30 पिलग्रिम्स वो वेट करते हैं, एक दूसरे का वेट करते हैं टबार्ट इन में, ताकि वो सारे मेंबर्स इकट्ठे हों और वो वहाँ से अपनी जर्नी का नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। तो जोफ्राई चौसर मैं आपको बताऊं कि ये एक बेसिकली स्टेट सटायर है। स्टेट सटायर क्या होती है कि इस जेनरा ऑफ राइटिंग इन 14th सेंचुरी मेडिवियल लिटरेरी वर्क्स, जिसमें कि सटायर बेसिकली रिडिक्यूल करती है सोशल वाइसेस को, बुराइयों को। 3 तरह की सटायर होती हैं उसमें, 3 तरह की सटायर में होरेशियन सटायर आती है, एक जुवेनियल सटायर आती है, एक मैनिपियन सटायर होती है। तो तीनों डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं सटायर की। और जो ये सटायर जो जोफ्राई कैंटरबरी की टेल्स हैं, सेकंड जो इसकी कैटेगरी है जुवेनियल सटायर, जो कि डार्क सटायर होती है, जो कि सोशल सिस्टम को क्लास को सोशल क्लास को कैरेक्टराइज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जुवेनियल कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद स्टेट सटायर है, मैंने आपको जैसे बताया। तो ये 3 मेन कैटेगरीज़ मैं नीचे भी डिस्क्राइब करूँगी कि ये किस तरह से इनके क्लासेस को सेटराइज़ किया गया है। तो सबसे पहले है चर्च, जिसमें आते हैं नाइट्स, स्क्वायर्स, रिलीजियस पर्सनालिटीज़, ये वो जो है वहाँ पे उनको डिपिक्ट किया गया है। सेकंड कैटेगरी में आती है नोबिलिटी, जिसमें वो आपके चर्च एंड जिसमें प्रीस्ट आते हैं, जिसमें जो ये सारी रिलीजियस पर्सनालिटीज़ आती हैं। सेकंड नोबिलिटी होती है जिसमें नाइट्स और स्क्वायर्स आते हैं। और थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी होती है जिसमें पीजेंट्री जो है वो सोशल क्लास को हाईलाइट किया जाता है। तो 3 ये क्लासेस हैं, चर्च, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री। तो ये जो है वो मिड स्टेट्स थी जिनको ये जो है वो सेटराइज़ किया गया। चौसर जो है वो चाहते हैं कि अपनी जो सोसाइटी की करप्शंस हैं और जो कैरेक्टर्स जो अपनी लिमिटेशन से बाहर चले जाते हैं और वो अपनी बुराइयां करते हैं, इस तरह से उनको सेंसर किया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए। चौसर एक लिटरेरी नैरेटर हैं और उन्होंने 14th सेंचुरी को एज इट इज़ डिपिक्ट किया है, बजाय इसके कि वो सारी सोसाइटी की खूबियाँ बयान करते, उन्होंने रियलिस्टिक पिक्चर रिप्रेजेंट की है। और ये जोफ्राई चौसर की जो पोएम है मिडिल इंग्लिश में लिखी गई है, जिसकी क्लोज रिजेंबलेंस है आज की रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश के साथ। उसके बाद जोफ्राई चौसर ने इंग्लिश को एज अ डायलेक्ट लिया था एंड लेफ्ट इट इन अ कंप्लीट लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे जोफ्राई चौसर किस तरह से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करवाऊँ कि ये किस तरह का सिनेरियो था। टेबार्ट इन में जोफ्राई चौसर अलॉन्ग विथ हैरी बेली जो कि होस्ट होते हैं, और वो कुछ पिलग्रिम्स पहुंच जाते हैं, वो कुछ और पिलग्रिम्स का भी वेट करते हैं ताकि सारे इकट्ठे हो जाएं, एक जगह पे आ जाएं सारे। और उसके बाद फिर ये अपनी जो है वो कैरेक्टर स्केच स्टार्ट करते हैं कि वो जो कि इनकी स्टोरी कहानियाँ करना शुरू कर देते हैं। उसमें सबसे पहले ये होता है कि ये जो है हैरी बेली ये होस्ट हैं, ये आइडिया देते हैं कि ये जब हम जाने से पहले, ये एक जर्नी स्टार्ट करने से पहले क्यों ना जो है हम हर एक कैरेक्टर जाते वक्त 2 कहानियाँ और वापसी में आते वक्त 2 कहानियाँ सुनाएं, ताकि हमारी जो जर्नी है वो एंटरटेनिंग हो और सबको अच्छा लगे। और जिन इनमें से सबसे अच्छी जो कहानी सुनाएगा उसको एक डिनर पार्टी ऑफ़र की जाएगी। तो ये एक आइडिया जोफ्राई चौसर को अच्छा लगता है, वो उस पर वो कहता है कि ओके लेट्स स्टार्ट इट।
तो वो टबार्ट इन में सारे बैठे हैं और उसके बाद उनकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। सारे पिलग्रिम्स खाना खा रहे होते हैं और वो वाइन पी रहे होते हैं। इस तरह से फिर कैरेक्टर स्केच जो है वो जॉफ्राई चौसर अपने तमाम कैरेक्टर्स का 1 बाय 1 कैरेक्टर स्केच देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टर आता है द नाइट का, जो कि आपको पता है कि फ़ाइट करते हैं, ब्रेव होते हैं। तो इनका इसी तरह से कैरेक्टर बताया गया है इसके बारे में कि ये इज़ ब्रेव पर्सन, ही फाइट्स फॉर कंट्रीज़ ऑनर एंड ही इज़ ट्रूथफुल पर्सन। और उस बहुत ट्रैवल कर चुका है और वो विक्टोरियस हुआ है हर जगह पे। उसके बाद फिर जितनी भी सक्सेस नाइट को मिली है वो कहता है कि मेरी सारी सक्सेस के पीछे क्राइस्ट है, ना कि मुझे लोगों को दिखावा करने का कोई शौक़ नहीं है, और ये मैंने सारा कुछ अपने क्राइस्ट के लिए, अपनी जो है वो रिलीजन के लिए मैं करता हूँ। उसके बाद नाइट का बेटा सेकंड कैरेक्टर है स्क्वायर, दी स्क्वायर। ही इज़ सन ऑफ नाइट, ही इज़ फ्री यंग मैन। ये एक फ्री और यंग मैन ज़िंदगी को एंजॉय करता है। और ही इज़ नॉट परफेक्ट एज़ फादर, वो अपने फादर की तरह परफेक्ट नहीं है, बट जस्ट ही इज़ अ यंग पर्सन। थर्ड कैरेक्टर बताया गया है नाइट सर्वेंट का, जो ह्यूमन है, YEOMN, ह्यूमन। ही इज़ ड्रेस्ड इन ग्रीन कोट, वो ग्रीन कोट पहना हुआ है, एंड हुड विथ ब्रेसर इन आर्म। जिस तरह आपने पुरानी इंग्लिश फिल्मों में नाइट्स को देखा होगा कि वो अपनी आर्म्स पे, अपने हाथों पे वो ब्रेसेस पहनते हैं। एक लेदर की बनी हुई होती है जिसमें ब्रेसेस भी होती हैं, तो वो एक तरह का आर्म कोट होता है, इस तरह से वो पहनते हैं। वी कॉल इट ब्रेसर। ठीक है, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं द प्रोयरेस, जिसका पूरा नाम है मदाम एंग्लेंटाइन। तो ये शी स्पीक्स फ्रेंच इन अ वेरी स्पेसिफिक वे, और जैसे कि नाक से आवाज़ आ रही होती है। और शी डोनेट्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा डोनेशंस करती है, सिंपैथेटिक है। और फिफ्थ कैरेक्टर है द सेकंड नन। द सेकंड नन, इसमें नाम है सेकंड नन का सिसिलिया। शी इज़ एक्सट्रीमली मॉडेस्ट, वो बहुत शर्मीली है, एक्सट्रीमली मॉडेस्ट एंड शाय। और सिक्स्थ कैरेक्टर है मोंक का। ही इज़ रिलीजियस पर्सन बट ही इज़ करप्ट, ही इज़ थॉरोली करप्ट, क्योंकि बाय नेम ओनली ही इज़ रिलीजियस बट ही इज़ करप्ट। ही ड्रेसेस लाइक अ रिच मैन, वो ड्रेस करता है अपने आप को अमीर इंसान की तरह। उसके बाद डिस्कस करेंगे फ्रायर को। द फ्रायर इसमें कैरेक्टर है जो कि एक एक्सेलेंट सिंगर है, और एक्चुअल नाम है उसका हबर्ट, HUBERT, हबर्ट। बस जो है वो पोइट ने इतना ही बताया द फ्रायर के बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे द मर्चेंट। एक जो कि नाम से ज़ाहिर है कि ये बिजनेसमैन है, और उसकी स्ट्रेंज बियर्ड है जिसकी 2 नोकें हैं, और वो मल्टी कलर की हैट पहनता है, मल्टी कलर के बूट्स पहनता है। और वो अपने जो है वो इस तरह का हुलिया इसलिए किया हुआ है अपने आप को, ताकि वो लोगों को पता ना चले कि वो कितने कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है नैरेटर नोज़ अबाउट हिम, नैरेटर उसके बारे में जानता है। ही इज़ स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट मैरिज। द मर्चेंट का जो कैरेक्टर होता है वो मैरिज के, शादी के ख़िलाफ़ होता है, क्योंकि उसका शादी के बाद अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो वो इसलिए वो हेट करता है इस रिलेशनशिप से। उसके बाद जो कैरेक्टर डिस्कस किया गया है वो है क्लर्क का। द क्लर्क इज़ अ पुअर स्कॉलर, वो एक गरीब स्कॉलर है, वो पढ़ा लिखा लड़का है और उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ही वेयर्स वेरी सिंपल ड्रेस, वो बहुत कपड़े भी सिंपल पहनता है। बिकॉज ही स्पेंड्स ऑल हिज मनी इन बुक्स, क्योंकि वो सारी अपने पैसे बुक्स पे स्पेंड करता है। ही स्पीक्स वेरी मोरल थिंग्स, वो बहुत अच्छी बातें करता है। उसके बाद कैरेक्टर डिस्कस किया गया है द मैन ऑफ लॉ। जैसे कि पता चलता है कि ये कानून का बंदा है, जस्ट लाइक मर्चेंट, ये मर्चेंट की तरह एक मेंबर ऑफ न्यू मिडिल क्लास का बंदा है, और ही वांट्स टू ज्वाइन रैंक ऑफ नोबिलिटी। ये पता है कि आपको ये नोबिलिटी किसी अच्छी रिलीजियस पोजीशन को ये अचीव करना चाहता है, जिस तरह के नोबिलिटी बेसिकली कहा जाता है द रैंक ऑफ किंग्स एंड क्वींस, ये इस तरह की उसमें जो है वो कैटेगरी को ज्वाइन करना चाहता है। द फ्रैंकलिन का एक कैरेक्टर बताया गया है कि ही हैज़ अ वाइट बियर्ड, उसकी दाढ़ी सफ़ेद रंग की है, वो एक्सेलेंट होस्ट है, वो बहुत अच्छा मेज़बान है, वो सर्व्स फूड टू पुअर फार्मर्स एंड एंटरटेन देम, और वो गरीब किसानों को खाना खिलाता है और उनको एंटरटेन करता है। फ्रैंकलिन के बारे में इतना बताया गया है। उसके बाद 5 गिल्ड्समैन को बयान किया गया है, जिसमें है हबर डेशर,
haberdasher, 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 a carpenter, a weaver, a dyer जो कि डाई करता है, and a tapestry maker। तो टेपेस्ट्री मेकर होता है कि जैसे कि वो एक आर्ट होता है, इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट, जिस तरह के कर्टन्स वगैरह पे आर्ट किया जाता है, खूबसूरत से हाथ से ये जो नफासत के साथ कोई डिज़ाइन वगैरह किया जाता है। तो ये इस तरह के ये 5 गिल्ड्समैन को बताया गया है। दे ऑल आर वेयरिंग गुड क्लॉथ्स, वो ये पाँचों ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। दे हैव हायर्ड अ कुक, उन्होंने एक कुक को हायर किया हुआ है। एंड फॉर द जर्नी, वो जर्नी के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने कुक को हायर किया। तो कुक के बारे में पोइट बताता है कि कुक का पूरा नाम है रॉजर ऑफ वेयर। वेयर एक जगह का नाम है जो कि एक नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में टाउन है। ही इज़ स्किलफुल इन कुकिंग, तो आर्ट ऑफ कुकिंग में वो माहिर है। तो उसके बाद फिर पोइट बताते हैं द शिप मैन के बारे में। जाहिर है जैसे कि नाम से पता चलता है कि वो शिप में काम करता है। ही इज़ करप्ट कैरेक्टर, ये एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है और ये वाइन चोरी करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम पोइट डिस्कस करता है द फिजिशियन के बारे में। ही इज़ अ कैरेक्टर लाइक क्लर्क, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया द कैरेक्टर ऑफ क्लर्क, वो पढ़ा लिखा बंदा है और वेल एजुकेटेड है। इसी तरह से फिजिशियन भी वेल एजुकेटेड पर्सन है। ही इज़ नॉट सो क्रेज़ी अबाउट बुक्स, वो किताबों का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं रखता, बट ही नोज़ वेल अबाउट साइंस एंड मेडिसिन, मगर उसकी साइंस और मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी है। उसके बाद फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे वाइफ ऑफ बाथ के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी का। वाइफ ऑफ बाथ आती हैं टाउन ऑफ बाथ से, जो कि शी हैज़ मैरिड 5 टाइम्स, उन्होंने 5 बार शादी की है। शी थिंक्स शी इज़ एक्सपर्ट इन रिलेशनशिप अबाउट मैन एंड वुमेन, वो कहती हैं कि उनको मैन और वुमेन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में जितना पता है शायद ही किसी को पता हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्सन के कैरेक्टर के बारे में, जो पोइट बताते हैं कि ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलीजियस कैरेक्टर्स। वो रिलीजियस कैरेक्टर्स और भी हैं जिनको बयान किया गया है, मगर द पार्सन है एक सिंसियर और एक ईमानदार इंसान है। ठीक है, उसके बाद फिर कैरेक्टर आता है द मिलर का, MILLER मिलर एक चैम्पियन है, चैम्पियन रेसलर है, मगर वो अनाज चोरी करता है और उसकी दाढ़ी रेड कलर की है। वो अपने साथ तलवार और शील्ड दोनों साथ रखता है। ठीक है, ये मिलर के कैरेक्टर के बारे में है। उसके बाद कैरेक्टर बताया गया है मैनसिपल का, MANCIPLE, मैनसिपल भी एक बिजनेसमैन है और हिज कैरेक्टर इज़ लाइक मिलर, उसका कैरेक्टर मिलर की तरह है। चोरी करने के बारे में ये भी इसी तरह से चोरी करता है। ये बताया गया, इसके बारे में बताया गया कि ही इज़ श्रूड, और वो चालाक है, रूड है एंड डिसेप्टिव है, और वो धोखा देता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ द रीव के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि इसका एक्चुअल नाम है ऑसवर्ल्ड, OSWALD, ऑसवर्ल्ड। तो रीव जो है वो इसकी स्टेट मैनेजर है। तो फ्रेंड्स याद रखें कि 2 तरह की स्टेट होती हैं, एक होती है स्टेट STATE स्टेट, जिसका मतलब होता है रियासत, दूसरी होती है ESTATE जिसका मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी मैनेजर है और ये स्ट्रक्चर में थिन है, एक दुबला पतला सा और मगर गुस्सीला इंसान है, जिसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। उसे बहुत सारी ट्रिक्स आती हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। तो इस तरह से जितने भी टबार्ड इनमें बंदे बैठे हैं वो सारे उससे डर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं भी कोई अपनी ट्रिक इस्तेमाल कर सकता है। वो बहुत टैलेंटेड कारपेंटर भी है। तो जब ये मिलर कहानी अपनी बताता है फूलिश कारपेंटर के बारे में, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये ख़ुद एक कारपेंटर है। तो उसके बाद फिर जवाब में जब ये तीसरी कहानी अपनी बताता है, तो वो उसके बदले में कहानी ऐसी बताता है जो मिलर के ख़िलाफ़ होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कहानियों का भी ये स्टार्ट नहीं कर रही सिलसिला। इस मैंने ऑडियो में सिर्फ जो है वो कैरेक्टर स्केच बताए हैं, प्रोलॉग टू कैंटरबरी को ही डिस्कस किया है। उसके बाद एक कैरेक्टर आता है समनर का, SUMMONER, समनर, जिसके नाम से पता चलता है कि वो बुलाने वाले को कहते हैं। समनर एक रिलीजियस कैरेक्टर है, एक्चुअली वो हिपोक्राइट है, ये एक मुनाफिक है। समनर्स एक्चुअली फ्रेंड्स होते हैं जो कोर्ट में जब कन्फेशन करने आते हैं, रोमन कैथोलिसिज्म में होता है, कन्फेशन करते हैं कोर्ट में, तो ये बुलाने के लिए लोगों को आते हैं, तो समनर वो होते हैं। तो उसके बाद है पार्डनर का कैरेक्टर, पार्डनर जैसे कि वो माफ़ी दिलवाते हैं, ये भी एक रिलीजियस कैरेक्टर हैं कोर्ट में, बट सो कॉल्ड रिलीजियस कैरेक्टर्स होते हैं।
तो पार्टनर इज़ ए स्ट्रेंज कैरेक्टर, इज़ ए लॉन्ग हेयर, उसके बाल बड़े हैं और उसकी आवाज़ जो है वो बकरी की तरह है, वो मिस्टीरियसली स्टाइलिश हैं। तो वो पोएट कोई इतना ख़ास, कोई इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन पार्टनर का नहीं बताया है। तो फाइनली चौसर कहते हैं कि मैं पार्डन मांगता हूँ, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो स्टोरी कैरेक्टर स्केच बताने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो वो इसी तरह से फिर लास्ट में जो होस्ट होता है इस पूरी टेबार्ड इनका, हैरी बेली, वो कहता है, जो जॉली पर्सन है वो सजेस्ट करता है इस तरह से दो स्टोरियाँ बताई जाए आते वक्त और जाते वक्त, इस तरह से 120 कहानियाँ होंगी। तो वो सिर्फ बमुश्किल 24 कहानियाँ पूरी होती हैं तो पोइट की डेथ हो जाती है। इस तरह से अनफिनिश्ड वर्क है जो कैंटरबरी टेल्स। तो इस तरह से जनरल प्रोलॉग्स एंड होता है यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच।